राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अपने ही खून के दो रंग। सुशील जब ट्रेन से उतरा, वह रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहा था कि एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनकर ठिठक गया। बूढ़ी औरत जोर जोर से चिल्ला रही थी, बेटा, आज सुबह से कोई धंधा नहीं हुआ है। एक प्लेट चने ले लो बेटा, मेरा सामान खराब हो जाएगा। बेटा, सुबह से लेकर बैठी हूँ, आज किसी ने मेरे पास से चने नहीं खाए। यह आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। सुशील उस आवाज की तरफ बढ़ चला। वहां जाकर खड़ा हुआ। उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, तुम चने खाने आ गए। लो, मैं तुम्हारे लिए एक प्लेट चने लगा देती हूँ। यह कहकर बूढ़ी औरत सिर ऊपर करके सुशील की तरफ देखी और सुशील की नजरें उस बूढ़ी औरत पर पड़ी तो दोनों कुछ पल के लिए निशब्द रह गए। उस बूढ़ी औरत का नाम विमला जी है। विमला जी कभी मध्य प्रदेश के एक गांव में रहती थी। उनके दो बेटे, बड़े बेटे का नाम महेंद्र और छोटे बेटे का नाम सुशील। विमला जी अपने दोनों बेटों की पढ़ाई लिखाई कर महेंद्र को कपड़े की दुकान में बैठा देती हैं। क्योंकि उनके पति की कपड़े की दुकान हुआ करती थी, इसीलिए महेंद्र उस कपड़े की दुकान को चलाता है। हालांकि दुकान गांव में थी, लेकिन फिर भी दुकान बहुत चलती थी। और सुशील को पहले अपने गांव में पढ़ाया, फिर शहर में। इसके बाद सुशील विदेश में पढ़ाई करने चला गया। सुशील भी अपने माता पिता के लिए काफी पैसे भेजता रहा। लेकिन 3 साल पहले सुशील के पिताजी किसी बीमारी की वजह से दुनिया छोड़कर चले गए थे और विमला जी अपने बड़े बेटे महेंद्र के साथ रह रही थी। महेंद्र की शादी पिताजी के रहते ही हो चुकी थी। महेंद्र का एक बेटा भी था जो कि स्कूल में पढ़ता था। उसकी उम्र 8 साल की थी। विमला जी गांव के घर में ही बड़े बेटे महेंद्र और उसकी पत्नी के साथ रहा करती थी। लेकिन बड़ी बहू बात बात पर उन्हें ताने दिया करती थी, माँ जी, आपने सारा पैसा तो अपने छोटे बेटे सुशील को लगा दिया है, आखिर हमें दिया ही क्या है। जितनी यहाँ से दुकान में आमदनी होती गई, जितना बाबूजी कमाते रहे, तो वह सुशील को विदेश में पढ़ाने में दे दिए। कभी कभी विमला जी कहती भी कि बहू, हमने महेंद्र को भी किसी चीज की कमी नहीं रखी। हमने उसे भी खूब पढ़ाया लिखाया, लेकिन वह 12वीं के बाद की पढ़ाई नहीं कर पाया। यहाँ तक कि मैंने उसे 12वीं पास करवाने के लिए 3 बार पढ़ाया। 3 बार में भी वह 12वीं पास नहीं किया, तो हमारी इसमें क्या गलती। फिर उसके पिताजी ने उसे अपनी दुकान में बैठा दिया। आखिर वह पढ़ता और वह भी आगे बढ़ता, तो क्या हम उसे शहर जाने का मौका नहीं देते। लेकिन जब उसकी पढ़ाई ही कमजोर थी तो हम क्या कर सकते थे। इसी बात पर महेंद्र की पत्नी चिढ़ जाया करती थी, वह तो एक बहाना है माँ जी, बस आप हमारे साथ रहिए और हमें ही परेशान कीजिए। विमला जी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, इसीलिए बहू और ज्यादा चिढ़ा करती थी। ऐसा नहीं था कि विमला जी बैठकर खाया करती थी। घर के झाड़ू पोछा बर्तन, यहाँ तक कि खाना बनाने में भी मदद किया करती थी। फिर भी बहू को ऐसा लगता था कि जो मेरी बूढ़ी सास है, मेरे सिर पर बोझ बनकर ही बैठी थी। अब समय आ गया था कि बाबूजी के बीमा के पैसे निकलने थे। इसीलिए कुछ दिनों से महेंद्र और उसकी पत्नी माँ की खूब तरफदारी कर रहे थे, सेवा में लगे थे। यहाँ तक कि डॉक्टर के पास ले जाकर माँ का चेकअप भी करवा दिए थे। एक दिन सुशील का फोन आया, माँ तुम तैयार रहना, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आऊंगा। यह सुनकर तो महेंद्र की पत्नी सब समझ गई। देखो कितना चालाक है तुम्हारा छोटा भाई। जैसे ही उसे पता चला कि बीमा के पैसे निकलने वाले हैं, तो वह माँ को अपने साथ ले जाने को तैयार है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। पहले माँ जी से, उनसे प्यार से उनके सारे बीमा के पैसे ले लो, इसके बाद यह बुढ़िया जहाँ चाहे जाए। पैसे निकलने में अभी 2-3 दिन बाकी था। एक दिन फिर से सुशील का फोन आया, तो माँ ने अपने से ही कह दिया, बेटा, अभी तेरी शादी नहीं हुई है और मैं अकेले तेरे घर में आकर विदेश में क्या करूंगी। पहले तू शादी कर ले, बहू को आ जाने दे, फिर मैं तेरे साथ आऊंगी। माँ ने जब मना कर दिया तो बड़ी बहू को भी गुस्सा आया। यह बुढ़िया अच्छी खासी चली जा रही थी, तो इसने मना कर दिया, ना जाने मेरा पीछा कब छोड़ेगी। लेकिन माँ ने जब मना किया तो सुशील ने खुद ही कहा कि माँ,
मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं तुमसे मिलने गांव आ रहा हूँ। यह सुनकर तो महेंद्र की पत्नी को और लगा कि यह सुशील जरूर पैसे के लिए ही आ रहा है। पहले माँ को बुला रहा था, जब माँ ने मना कर दिया तो यह खुद पैसे लेने आ रहा है। इसीलिए उसने अपने पति महेंद्र को एक तरकीब बताई कि क्यों ना तुम माँ के पैसे जल्दी से निकलवा कर और अपने लिए एक मकान खरीद लो। यह पुराना मकान बेच दो, क्योंकि यह पुराना मकान तुम्हारे पिता के नाम पर है। इस मकान में तुम्हारे भाई का भी हिस्सा है और तुम्हारी माँ भी इस मकान से नहीं जाएगी। इसीलिए तुम अपने पिता के बीमा के पैसे निकलवाओ और उससे एक मकान ले लो। यह बात महेंद्र को बहुत अच्छी लगी। उसने अपने माँ से बड़े प्यार से बातें करना शुरू कर दिया। माँ, मैं सोच रहा था कि एक नया और बड़ा सा मकान ले लूं। अब हमारा छोटा भाई सुशील भी आ रहा है, तो इसे पुराने घर में, क्योंकि वो विदेश में रहता है माँ, तो यहाँ उसको अच्छा नहीं लगेगा। और फिर उसकी शादी करेंगे तो इस घर में कहाँ से हो पाएगा। नई बहू आएगी, लड़का विदेश में रहता है, तो यह पुराने घर को देखकर अच्छे घरों में उसका रिश्ता नहीं हो पाएगा। कुछ पल के लिए माँ सोच में पड़ गई। महन ठीक ही कह रहा है। आखिर सुशील विदेश में रहता है, इतने पैसे कमाकर भेजता है, तो हमें दूसरा मकान ले ही लेना चाहिए। महन ने कहा, माँ, अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन जो भी मैंने अपनी दुकान से पैसे बचत किए हैं वो मैं सारे पैसे लगा दूंगा। और माँ, पिताजी के जो बीमा से पैसे आए हुए हैं वह भी देकर मेरी मदद कर दो। माँ ने कहा, बेटा ठीक है, तुम उसके पैसे, अभी एक किस्त निकली है तो वह पूरा ले लो, दूसरी किस्त निकलने वाली है, आगे का देखा जाएगा। जल्दी से महेंद्र ने अपने पैसे और अपनी माँ के पैसे लेकर एक मकान देख रखा था, वह जल्दी ही ले लिया। माँ ने कहा, भी बेटा, मकान लेने में जल्दबाजी मत करना, सालों लग जाते हैं घर बनाने में। लेकिन महेंद्र ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्दी मकान ढूंढ कर ले लूंगा। क्योंकि यह महेंद्र की चाल थी। महेंद्र ने तो पहले से एक मकान ले लिया था। महेंद्र की पत्नी ने पूछा, इस मकान को क्या अपनी माँ के नाम करोगे? महेंद्र ने कहा, पागल हो क्या, यह मकान मैं तुम्हारे गिफ्ट के रूप में दे रहा हूँ और तुम्हारे नाम करूंगा। तुम्हारे नाम पर रहेगा, ना भाई का इसमें हिस्सा होगा और ना माँ का। कुछ दिनों के बाद जब घर में सुशील आया, नए मकान को देखकर अपने भैया भाभी से कहने लगा, भैया, आपने पुराना घर क्यों बेच दिया? उसमें हमारे बचपन की यादें, हमारे माता पिता की यादें बसी थी। नया मकान आपको लेना ही था तो आप अपने लिए दूसरा ले लेते, लेकिन उस पुराने मकान को नहीं बेचते, उसमें माँ को अच्छा लगता। यह बात सुनकर माँ भी दुखी सी हो गई। हाँ बेटा, इस घर में मेरा मन नहीं लगता, तुम ठीक ही कह रहे हो। उसमें तुम्हारे पिता की यादें, तुम दोनों के बचपन की यादें, हमें उस घर में बहुत अच्छा लगता था। तो महेंद्र ने बात संभालते हुए कहा, अरे, कुछ दिनों के बाद इस घर में हमारी यादें शुरू हो जाएगी। तुम्हारे नन्हे पोते की यादें, हम अपने छोटे भाई की शादी करेंगे उसकी यादें। देखो माँ, जहाँ से हम यादें बनाना शुरू करते हैं वहीं से हमारी यादें बन जाती है। और घर का क्या, जिस घर में हम सब परिवार एक साथ सुखी से रहे वही घर बन जाता है। उसमें हमारे छोटे भाई और बहू के लिए समय जगह नहीं था, तो उस घर में हम एक साथ कैसे रह सकते थे? माँ को लगा कि बेटा परिवार जोड़ने की बात कर रहा है, यादें क्या, यादें तो फिर भी बन जाएगी। इसीलिए माँ ने ज्यादा कुछ नहीं किया। जब तक घर पे था सुशील, तो नई नई चीजें लाकर देता रहता। वैसे भी वह विदेश से अपने भाभी, भैया और माँ और अपने भतीजे के लिए बहुत सारा गिफ्ट लेकर ही गया था। आए दिन बीच बीच पे महेंद्र छोटे भाई से कहता रहता, यह चीज कमी रह गई है सुशील, पैसे होता तो मैं ले लेता। मेरे यहाँ एक बड़े से टीवी की कमी है। अब वह पुराना टीवी इस इतने बड़े अच्छे महल में लाकर लगाऊंगा तो अच्छी थोड़ी ना लगेगी। जिस बात पर वह कह देता और सुशील तुरंत पैसे निकाल कर दे देता। सुशील एक हफ्ते रहकर फिर से जाने की तैयारी करने लगा। तो माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारा आना और फिर इतना जल्दी जाना, अभी तो मेरा दिल नहीं भरा।
कुछ दिन और मेरे साथ रह जाओ। सुशील ने कहा, माँ, मैं बहुत ही जल्दी शादी करूंगा और तुम्हें अपने साथ विदेश लेकर चलूंगा। माँ बेटे की बात सुनकर उसे ढेरों आशीर्वाद दी। अब सुशील जाने लगा तो महेंद्र ने कहा, सुशील, माँ की बीमारी और कुछ दवाइयाँ, इस घर में बहुत सारी कमी है जो पूरे करनी है। तुम शादी करके आओगे, तुम्हारा भी कमरा सजा कर रखना है। कुछ पैसे की अगर मदद हो जाती। भाई के इतना कहना था कि सुशील ने अपने भाई के लिए 5 लाख का चेक बनाकर दे दिया और बोला, भैया, माँ की चिंता मत करो, हर महीने मैं माँ के लिए पैसे भेजता रहूंगा। बस माँ की सेहत, माँ की दवाइयों का पूरा ध्यान रखना। माँ से घर के काम मत करवाना। हो सके तो माँ की सेवा के लिए एक नौकरानी रख दो। यह कहकर सुशील तो चला गया। उसके जाते ही महेंद्र की पत्नी मुंह बनाकर कहती है, माँ से काम मत करवाना, माँ के लिए नौकरानी रख दो। माँ तुम्हारी कोई महारानी है जिसकी हम यहाँ रानियों जैसे सेवा करेंगे। माँ खुद ही इस घर में नौकरानी बनकर काम करेगी। सुशील के जाते ही अब बहू ने उस घर में माँ से सारे काम करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि वह मकान तो अब बहन की पत्नी के नाम पर था। उसे जरा भी अपनी सास का डर नहीं था। सास ने अगर ज्यादा इधर उधर किया तो पेपर मेरे हाथ में है, धक्के मारकर निकाल दूंगी। बेचारी माँ पूरा दिन घर का काम करती रहती। सुशील मुझे अपने साथ ले जाने को तैयार था। मैंने क्यों मना कर दिया। चली जाती तो कम से कम बहू इतना परेशान तो नहीं करती। माँ के कमर में दर्द रहने लगा था। इतना काम कर करके सीधे से खड़ा नहीं होया जा रहा था। बहू जब से नए घर में आई थी तो सजने संवरने, सहेलियों को अपना घर दिखाने, उनसे फोन पर बड़ी बड़ी बातें करने में ही लगी रहती। माँ सोचती रहती, सुशील भी चला गया, इस बार मुझसे फोन पर एक दिन भी बात नहीं किया। उसे गए हुए 3 महीने जा चुके हैं। सुशील तो फोन करता था, कभी भैया की मोबाइल में, कभी भाभी की मोबाइल में। तो वह दोनों कभी कह देते थे कि अभी माँ सो रही है, कभी बहाना बनाते कि मैं अभी घर पे नहीं हूँ। भाभी कहती कि मैं अभी सहेलियों के साथ आई हूँ, मैं मार्केट में हूँ। इसी तरह से दोनों पति पत्नी बहाना बनाकर माँ से बातें नहीं करवा रहे थे कि कहीं सुशील को माँ सारी बात बता ना दे कि मुझे किस तरह से इस घर में नौकर बनाकर रखा जा रहा है। एक दिन महेंद्र ने कहा कि यूं 20,000 25,000 रुपए महीने सुशील भेजता है तो उसमें क्या होता है, कुछ बड़ी रकम निकलवाओ। दोनों पति पत्नी विचार करने लगे कि आखिर कैसे पैसे निकलवाया जाए। उन लोगों को लग रहा था कि सुशील विदेश में पैसे बनाने की मशीन रखा है। कितना पैसा वह कमाता है, पता नहीं कितना पैसा उसके पास होगा। लेकिन वह बेचारा भी तो वहां मेहनत करके कमाता था। इसीलिए उन दोनों ने प्लानिंग बनाया कि क्यों ना सुशील से कहें कि माँ तीर्थ यात्रा के लिए जाने वाली है। पूरा 1 महीने बाद वह तीर्थ यात्रा से लौटेगी। कम से कम उसे 2-3 लाख रुपए का खर्च लगेगा। उसकी सभी सहेलियां जा रही है। इसीलिए एक दिन महेंद्र ने कहा, सुशील, मेरा हाथ तो बहुत खाली है। माँ तीर्थ यात्रा जाने की जिद कर रही है, कह रही है 1 महीने से ज्यादा ही लग जाएगा। अब क्या करूं? माँ को मना भी नहीं कर सकता। माँ की एज की गांव की पूरी औरतें जा रही है और मेरे पास पैसे नहीं है। क्या करूं? तुम कुछ मदद कर सको तो माँ को तैयार कर दूं। सुशील ने कहा, भैया, संकोच क्यों करते हो? माँ को जल्दी से जल्दी तैयार करो। मैं 2 लाख रुपए भेज रहा हूँ और माँ को तीर्थ यात्रा के लिए भेज दो। बहन ने कहा, 2 लाख, 2 लाख कम पड़ जाएगा। कम से कम तुम 3 लाख की मदद कर दो। 50,000 रुपए मेरे पास पड़े हैं, वह भी मैं अपनी तरफ से माँ को दे दूंगा। अब सुशील ने मान गया और अपने भाई के अकाउंट में 3 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। इधर एक दिन महेंद्र ने कहा, चलो माँ, हम तुम्हें तुम्हारे छोटे बेटे सुशील के पास छोड़कर आते हैं। सुशील ने मुझसे कहा है कि वह तुम्हें अपने पास रखना चाहता है। यह सुनकर तो माँ बहुत खुश हो गई और जल्दी जल्दी सारा सामान पैक कर दूसरे दिन अपने बेटे के घर जाने को तैयार हो गई।
महेंद्र माँ को लेकर ट्रेन से चल पड़ा। माँ ने कहा, बेटा विदेश तो प्लेन से जाते हैं, तुम ट्रेन से लेकर जा रहे हो। तो महेंद्र ने कहा, माँ हम लोग गांव से ही प्लेन में नहीं बैठेंगे, पहले हम लोग ट्रेन से मुंबई जाएंगे और फिर वहां से प्लेन में बैठकर विदेश जाएंगे। माँ खुश थी। माँ मुंबई शहर अपने बेटे के साथ आ गई। महेंद्र बूढ़ी माँ को मुंबई के रेलवे स्टेशन पर बैठाकर यह कहकर चला गया कि माँ एयरपोर्ट तक जाने के लिए मैं कुछ देखकर आता हूँ। किससे जाएंगे? ऑटो मिलेगा या कि कोई टैक्सी करके तुम्हें लेने आता हूँ, तुम यहीं बैठो। यह कहकर वह रेलवे स्टेशन से बाहर निकल गया और माँ वहीं पर बैठी रह गई। कम से कम 2 घंटे बैठने के बाद अब माँ को बेचैनी होने लगी। अभी तक महेंद्र नहीं आया। बोला था ऑटो या टैक्सी लेकर, लगता है चलते चलते काफी दूर चला गया। पूरा दोपहर निकल गया, शाम होने लगी तो एक चना वाला दिखाई दिया। उससे माँ ने पूछा, बेटा यहाँ से कोई टैक्सी या ऑटो नहीं मिलता क्या? मेरा बेटा एयरपोर्ट तक जाने के लिए वाहन ढूंढने गया था सुबह, अभी तक लौट कर नहीं आया। हम लोग गांव से आए। माँ को इस हालात में देखकर उस चने वाले को दया आ गई। उसने कहा, माँ यहीं से तो बाहर ऑटो और टैक्सी मिलता है। तुम्हारा बेटा पूरा दिन से ऑटो टैक्सी ढूंढने गया और लौट कर नहीं आया। वह चने वाला मुंबई का था। वह सब कुछ समझता था कि शहर में क्या होता है, किस तरह से अपने माता पिता को लोग रोड पर, मंदिरों पर या फिर स्टेशन पर छोड़ जाते हैं। जिन बूढ़े माता पिता को रास्ता नहीं पता होता वह भटकते रह जाते हैं और सारी उम्र अपने बच्चों का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन वह उस बूढ़ी माँ का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। उसने कहा, माँ सुबह से बैठी हो, भूख लगी होगी, लो थोड़े से चने खा लो। माँ को उसने एक प्लेट में चना दिया। माँ चने खाई, लेकिन माँ बेचैन थी, बार बार उसी तरफ देख रही थी जिस तरफ महेंद्र गया था। अब वह चने वाला अपने धंधे के लिए निकल गया। जब वह इधर उधर चने बेचकर 2 घंटे के बाद लौटकर आया तो बूढ़ी माँ वहीं बैठी थी। उसने पूछा, माँ अभी तक तुम्हारा बेटा नहीं लौटा? माँ ने कहा, पता नहीं, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। इस नए शहर में कहीं मेरे बेटे को कुछ हो तो नहीं गया। माँ का दिल तड़पा जा रहा था अपने बेटे के लिए। मेरा बेटा महेंद्र, क्या करूं, कैसे पता करूं, क्या हो गया मेरे बेटे को, किससे पूछूं? बेटा कोई हो, किसी से पता करवाओ कि मेरे बेटा कहाँ चला गया, वह ठीक तो है ना? उधर माँ का दिल बेचैन था और महेंद्र माँ को छोड़कर दूसरी ट्रेन पकड़कर अपने गांव वापस आ चुका था। दूसरे दिन सुबह जब वह चने वाला फिर से आया और माँ को वहीं बैठा हुआ देख वह सब कुछ समझ गया था कि अब इसका बेटा लौट कर नहीं आएगा। चने वाले ने कहा, माँ अब तुम चिंता छोड़ दो, तुम्हारा बेटा कभी नहीं आएगा। चने वाले की बात सुनकर माँ का मुंह खुला रह गया। बेटा क्या ऐसा करेगा मेरा बेटा? नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। लेकिन उस चने वाले ने समझाया, माँ अब इतना देर हो चुका है, फिर भी तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हारे बेटे ने तुमसे पीछा छुड़ा लिया और तुम्हें स्टेशन पर छोड़कर चला गया है। माँ मेरा टिफिन ले लो और तुम यह टिफिन खा लो, और जो तुम्हारे पास कपड़े हैं आओ तुम्हें मैं रेलवे स्टेशन का बाथरूम दिखा देता हूँ, वहीं जाकर नहा धो लो। माँ सुबह के उस रेलवे स्टेशन पर गई, ब्रश करी, अपने कपड़े बदली और फिर उस चने वाले का टिफिन वहीं पर खा ली। अब वही रेलवे स्टेशन, वही प्लेटफॉर्म पर रात दिन गुजारना माँ की जिंदगी बन गई थी। कुछ दिनों के बाद रेलवे स्टेशन में वही चने बेचने वाले ने कहा, माँ जी तुम कब तक इस तरह से बैठी रहोगी? यदि तुम कुछ करना चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं चने बेचता हूँ, तुम भी यदि चाहो तो यहीं बैठकर चने बेचो, तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा और तुम्हें कुछ 2 पैसे भी मिल जाएगा। ठीक है बेटा, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, तुम मुझे चना और यह सामान लाकर दे दो। माँ ने अपनी आंचल में से 200 रुपए निकालकर उस चने वाले को देने लगी। चना वाला नरम दिल इंसान था। उसने अपनी टोकरी में से
आधे चने माँ के लिए एक टोकरी लाकर दे दिया। माँ, यह भिगोया हुआ चना और यह चने का मसाला तुम रख लो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। इससे जो भी पैसे मिलेंगे उन्हीं पैसों से मैं कल से तुम्हारे लिए चना और सामान लाकर दे दिया करूंगा। माँ, यदि तुम कहो तो शाम को मेरे साथ मेरे घर चला करो। मेरे घर पर मेरी पत्नी और मेरी 2 बेटियां हैं। माँ ने कह दिया, बेटा, जब अपनों ने ही घर से निकाल कर मुझे इस स्टेशन पर छोड़ दिया है, तो मैं अपनी बाकी की जिंदगी इसी स्टेशन पर भीख मांगकर गुजारा कर लूंगी। तुम्हारे ऊपर बोझ बनने नहीं जाऊंगी। माँ को उसी रेलवे स्टेशन में चना बेचते हुए 3 महीने गुजर गए थे। इधर सुशील जब भी घर पे बात करता तो भैया भाभी यही कह देते, माँ अभी तीर्थ यात्रा से नहीं लौटी है। जबकि सुशील से कहा गया था कि 1 महीने के बाद ही माँ वापिस आ जाएगी। सुशील का दिल घबरा रहा था, उसे कुछ गड़बड़ सी लग रही थी। उसने सोचा कि मैं खुद ही घर जाकर माँ को सरप्राइज दे दूंगा। इसीलिए वह तीसरे महीने अपने घर के लिए निकल चला। वह भी पहले विदेश से मुंबई के लिए फ्लाइट पकड़ा और फिर मुंबई से उसे रेल से जाना था अपने गांव के लिए। इसीलिए वह एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन आ गया। रेलवे स्टेशन पर जैसे ही वह अंदर गया, एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनकर ठिठक गया। वही औरत जो उसे चने बेचते हुए दिखाई दी। उस औरत ने जब सुशील के चेहरे को देखा और सुशील ने बूढ़ी औरत को, सुशील के पैरों तले जमीन सरक गई। माँ, माँ, तुम मुंबई के रेलवे स्टेशन पर चना बेच रही हो। माँ, तुम मुंबई कैसे पहुंच गई? उसने उठाकर माँ को अपने गले से लगा लिया। माँ की आंखों से धड़ धड़ आंसू बहने लगे। सुशील के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। माँ तो तीर्थ यात्रा करने चारों धाम गई थी और फिर आकर गांव में रहती, लेकिन गांव से इतनी दूर मुंबई शहर कैसे आ गई? उसने अपनी माँ से झकझोर कर पूछना चाहा। माँ इतने महीनों के बाद किसी अपने को देखकर कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। तो सुशील ने माँ की आंसू पोंछा और वहां से उठाकर एक जगह ले गया और बोला, माँ, माँ, मैं तुम्हारा बेटा आ गया हूँ। अब तुम मुझे कुछ बताओगी कि तुम मुंबई के रेलवे स्टेशन कैसे पहुंच गई? माँ को उसने पानी पिलाया। माँ ने दब जाकर थोड़ा होश संभाला और अपने बेटे सुशील को सारी बात बताई कि वह मुझे तुम्हारे पास ले जा रहा था, इसी स्टेशन में कैसे छोड़कर चला गया। वह वहां से अपनी माँ को एक मुंबई के होटल में ले गया। वहां माँ को नहलाया धुलाया, साफ सुथरे कपड़े दिलाया और फिर माँ को पेट भर का भोजन करवाया। फिर अपनी और माँ की टिकट निकालकर अपने गांव पहुंच गया। घर पर आते ही भैया भाभी देखकर उसे चौंक गए। अरे सुशील, तुम बिना बताए ही घर आ गए। सुशील ने कहा, अपने ही घर में आने के लिए बताने की क्या जरूरत है? माँ, माँ कहाँ है? माँ दिखाई नहीं दे रही। तो दोनों पति पत्नी घबराते हुए बोले, माँ 1 महीने को कहकर गई थी, अभी तक लौटी नहीं है। तो भाभी ने कहा, माँ आ जाएगी। मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो देवर जी? तो सुशील ने कहा, भाभी, आपके लिए तो मैं ऐसे गिफ्ट लाया हूँ कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। तभी पीछे मुड़कर बोला, माँ अंदर आ जाओ। जैसे ही दोनों पति पत्नी ने माँ को देखा, दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तुमने माँ को कहाँ ढूंढा? तुम्हें माँ कहाँ मिली? जैसे ही महेंद्र ने यह शब्द बोला तो सुशील आगे बढ़कर अपने भाई के गालों में जोरदार का थप्पड़ जड़ दिया। भैया, तुम इतने गिर जाओगे मैंने कभी सोचा नहीं था। पैसे के लिए तुम माँ को मुंबई के रेलवे स्टेशन में छोड़कर आ गए थे। तुम मुझसे पैसे मांगते रहे और मैं सिर्फ माँ के लिए ही पैसा भेजता रहा ताकि मैं माँ को खुश रख सकूं। मैं विदेश में कमा रहा था, वहां ऐसा आराम से रह रहा था और मेरी माँ बेचारी भूखी प्यासी रेलवे स्टेशन में चने बेच रही थी। स्टेशन पर प्लेटफॉर्म में ऐसे ही सो रही थी, कचड़े में पड़ी रहती थी। इतने बड़े आलीशान मकान में तुम रह रहे थे, पिता की पेंशन आ रही थी, पिता के बीमे के पैसे निकले थे, सब कुछ तुमने अपने कब्जे में कर लिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम माँ को रेलवे स्टेशन पर छोड़ आए। आखिर क्या कमी थी जो तुमने माँ के साथ ऐसा किया?
अब गुस्से से महेंद्र की पत्नी ने कहा, अच्छा देवर जी, तुम तो शहर में ऐश कर रहे थे, आराम से जिंदगी जी रहे थे, और तुम्हारी बूढ़ी माँ की सेवा और उसका सारा खर्च, दवाइयों का खर्च मेरे ऊपर छोड़कर चले गए थे। इतना ही था तो अपने साथ लेकर क्यों नहीं गए? सुशील ने कहा, भाभी आप तो कुछ बोलो ही मत। मैं इतने पैसे भेजता था और बोल दिया था माँ के लिए नौकरानी रख लो, लेकिन आपने माँ के लिए कुछ खर्च नहीं किया। अब तो हिसाब होकर रहेगा। जो पुराना घर बिका है उसका हिसाब बताओ, और पिताजी के बीमे के पैसे का हिसाब बताओ। मैंने जितना जितना पैसा आपको भेजा है सबकी रसीद मेरे मोबाइल पर है। सबका हिसाब मुझे दो, और अब आपके साथ माँ एक पल नहीं रहेगी। छोटे भाई ने तुरंत पुलिस को फोन करके बुलवा दिया और सारी बातें बता दी। दोनों पति पत्नी को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, धोखेधड़ी में, और अपनी माँ को मुंबई ले जाकर रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए। जब बड़े बेटे और बहू को पुलिस ले जा रही थी तो माँ ने देखा कि महेंद्र का बेटा रोता हुआ एक कोने में चुपचाप बैठा था। माँ को अपने पोते पर दया आ गई। वह आगे बढ़कर पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मैं यह केस वापस ले रही हूँ। मुझे कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाना, इन्हें छोड़ दीजिए। इनका मासूम सा बच्चा है, इनको सजा तो इनकी औलाद ही देगी। इन्होंने जैसा किया है उसकी करनी का सजा इन्हें भगवान देगा। मेरे तो दो बेटे थे, दोनों के खून के रंग अलग अलग दिख गए, और इसका तो एक ही बेटा है। अगर इसके बेटे ने इसके साथ ऐसा किया तो यह किसके पास जाएगा? पुलिस वालों ने माँ के कहने पर उन दोनों को छोड़ दिया, लेकिन सुशील ने नहीं छोड़ा। उसने कहा, मुझे मेरे सारे पैसे का हिसाब चाहिए। मैं अपने सारे पैसे तुम लोगों से वापिस लूंगा, और यह जो पिताजी का मकान बेचकर घर बना है इसका भी मुझे आधा हिसाब चाहिए। अब दोनों पति पत्नी भाई के पैसे वापिस करने में काफी परेशानी महसूस कर रहे थे। भाई ने कहा, अगर मुझे 15 दिन में पैसे नहीं मिले तो मैं तुम दोनों के ऊपर केस कर दूंगा। तो दोस्तों, अब तक महेंद्र और महेंद्र की पत्नी ने जितना भी सुशील और अपने पिताजी के बीमा के पैसे से ऐसा आराम किया था, अब आगे उन्हें पैसे वापिस करने में, इकट्ठा करने में उतनी ही मुसीबत हो रही थी। तो यह कहानी यहीं से खत्म होती है। कहानी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जिंदगी के सफर चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए प्लीज। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।